Welcome to another episode of the Randomness Pod. Well, this episode is just a continuation of my earlier discussion with Kush. Last time जैसे हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स कौन थे, हड़प्पन काल में हरियाणा कैसा था, वैदिक काल और महाभारत और रामायण के साक्ष्य कितने मिलते हैं और कितना उस पर और काम बाकी है. अब हम मौर्य और गुप्त काल से शुरू करेंगे एंड देन वील डिस्कस ऑल अबाउट हरियाणा फ्रॉम अर्ली मिडिवियल टू फ्रॉम राजपूत टू अर्ली मिडिवियल, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, द colonial powers in Haryana and the modern Haryana that we talk about, which was formed in 1966 on 1 November 1966. That is also the Haryana Day, right, Kush? Yes. So starting this chapter from the very first question, that is Haryana. That's such a beautiful name, at least to me. Of course. How did it get its name? And I mean, क्या यही नाम Mauryan period में भी था, या is it a relatively new edition? Because I have read that it was also called Jangaladesh or Bahudhanakya. Yes. Right? Please. Since in this chapter we are starting from the early historic period or the ancient period, I would like to use this opportunity again. Sorry, the teacher in me really likes to, talk please go these ahead. things. But when we use the word Mauryan period or when we use the word Gupta period, as an archaeologist, we sort of undermine the role played by people in it. अब ये जो हमें अवशेष मिलते हैं, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में ये सबसे बड़ा अंतर है. History is for the kings and princes and archaeology is for the people. So, साइंटिफिकली स्पीकिंग, हिस्ट्री जो हमें वर्बल रिकॉर्ड से मिलती है, मतलब रिटन, लिखित रूप में, वो हिस्ट्री, और जिसको हम समझ पाए. जैसे मैंने प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात की थी पहले. सिमिलरली आर्कियोलॉजी इज व्हेन वी स्टडी द पास्ट फ्रॉम मटीरियल सोर्सेज, टैंजिबल सोर्सेज, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो आर्कियोलॉजी किसी एक राजा या किसी एक रानी या किसी भी एक इंसान के ऊपर नहीं बनती है. So can I say that history is feudal and archaeology is democratic? I would rather not use these words because the definitions of feudal and democratic have undergone A lot of major changes, evolution. जो मैं सोचता हूँ feudal, probably आप ना सोचो. Feudal से मेरा मतलब है कि history mostly deals with kings and princes and samans. Yes, तो and archaeology deals with common folk. So that way, absolutely right. So archaeology only and only deals with a landscape, like a whole area. Whole area. अब जो हमें मटके मिल रहे हैं, जो हमें मनके मिल रहे हैं, जो हमें चूड़ियाँ मिल रही हैं, खिलौने मिल रहे हैं बच्चों के एक्सकवेशन में, उन पे किसी का नाम तो नहीं लिखा ना. घर मिल रहे हैं, हमें नहीं पता वो किसका घर था, पर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग वाइल एक्सकवेशन हम अनुमान लगा सकते हैं, पर हम फिर भी 100% श्योरिटी से नाम लेके नहीं कह सकते हैं कि ये शशांक का घर था. Okay. वाइल हिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट इम्पॉर्टेंट पीपल. मतलब अगर जो हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ विजयनगर या हिस्ट्री ऑफ मौर्य, तो कृष्णदेव राय का तो लोग सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अशोक, सम्राट अशोक, फिर आएंगे चाणक्य या कौटिल्य. उसके अलावा कोई हमें शायद नाम ही नहीं पता होंगे, क्योंकि अशोक की हिस्ट्री जो है हमें अशोकन इडिक्ट्स, उनके शिलालेखों से मिलती है. उनमें देवा नाम, प्रियदसी, रायों के अलावा कुछ और ज्यादा लिखा नहीं है, मतलब अशोक के बारे में या किसी का नाम नहीं लिखा है. वो तो अलग अलग किताबों में, जैसे अशोक के अलग अलग भाई, उनके मदर, इन लोगों का वर्णन किया गया है, तो हमें पता चलता है. पर ये हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है, आर्कियोलॉजी से नहीं. सो सॉरी टू डाइग्रेस, बट when we come to, that's what the randomness pod is all about. yes, I'm glad it's called random. But now coming back to your question, हरियाणा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बहुधान्यक्य या बहुधान्यका, ये हमें यौधेय कॉइन्स, study of coins is called numismatics. Yeah.
तो कुछ साइटें हैं जैसे अग्रोहा, नौरंगाबाद, शुग, जहाँ पे हमें यौधेय गणराज्य, जिनको इंग्लिश में फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड ट्राइबल और रिपब्लिकन कॉइनेज कहा जाता है, उन कॉइन्स में हमें बहुधान्य का लिखा हुआ मिलता है। योधेय वाज अ गणराज्य, नॉट अ साम्राज्य। अभी तक तो यही अनुमान है कि गणराज्य, आगे वी डोंट नो व्हाट मोर। योधेय प्रीडेट्स मॉडर्न, दे वर कंटेम्पररीज, ओह, सो दैट्स व्हाई आई सेड। सो द कुरुज वर आल्सो देयर। अब एग्जैक्टली अब कुरूज के कॉइन्स पे हमें किसी किंग का नाम या लीनिएज ऐसे नहीं मिल रही, बट यौधेय, कुषाण, गुप्त वंश, इनमें वी आर गेटिंग पोर्ट्रेट्स, वी आर गेटिंग नेम्स, सो यू नो कॉइनेज भी इवॉल्व हो रही है, मोर सोफिस्टिकेटेड। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाई व्हेन आई सेड दैट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू पीरियड्स it's more you can say it's a better practice to use time periods or some other practice which does not denote a political entity covering entire period. अब फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 2014 के पहले कांग्रेस सरकार का इंडिया था, 2014 के बाद बीजेपी सरकार का इंडिया है। I mean, कहीं ना कहीं सच्चाई तो है इसमें। सच्चाई है, पर हम जो प्रजा हैं, हम तो कांग्रेस, मैं जब बच्चा था मैं तो मनमोहन सिंह के अंदर भी बड़ा हुआ हूँ और मैं भी नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी बड़ा हो रहा हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ ना। इतिहास इनके बारे में बात करेगा, बट पुरातत्व आज से 100, 200, 1000 साल बाद जब मेरा घर ये टूट के गिरेगा तो आपको शायद मेरे नाम ना मिले, पर आपको मेरे रहन सहन की तौर तरीके मिलेंगे। दैट इज आर्कियोलॉजी एट इट्स बेस्ट। प्रजा, such a beautiful description. Take notes of that. WhatsApp historians. I mean that's the thing, right? Like because it's, अगर जो we say this is a Gupta temple, तो राजा खुद आके थोड़ी बना रहे हैं ना, वो तो उनके स्कल्प्टर्स हैं, उनके आर्टिजान्स हैं जो बना रहे हैं, उन बेचारों का नाम तो नहीं लिखा गया, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। बोलते हैं ना कि सेतु बन गया, सेनाएं आगे बढ़ गई, पुल बनाने वालों को इतिहास में बंदर कहा गया, yes. रावण हारा गया, राम जयी हुए। I mean again, so this is exactly, so हम जब पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अलग क्लास होता है, सोशल हिस्ट्री की अलग क्लास होती है, रिलीजियस हिस्ट्री की अलग क्लास होती है। इनको एक साथ पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ ज्यादती भी है। बिल्कुल। और एंड मैं खुद अध्यापक रह चुका हूँ 12-13 साल तक, और मैं भी ये गलतियां कर चुका हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता तो हम बोलते थे द मौर्यन पीरियड, इंडिया वाज यूनाइटेड, दिस दैट, हर एक चीज जो बुक में होता था वो हम टीचरों को पढ़ाना पड़ता था, बट तब मैं भी बच्चा था। शायद हम ये भी बताना चाहिए, मे बी इन मॉडर्न पीरियड द इंडिया वाज यूनाइटेड पॉलिटिकली, यस, बट कल्चरली, आई मीन द थिंग इज कि वेरी डाइवर्स ऑलवेज। एग्जैक्टली। तो जो टीचर्स हैं, जब मैं छोटा यंग था और मैं भी टीचर था, तब मैंने भी गलतियां करी हैं, मैं उन्हीं से सीखा हूँ। पर अभी जब मैंने अपनी पीएचडी करी तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सामने आई कि जैसे जो शिल्प कला है, जो स्कल्पचर्स हम पढ़ते हैं, स्कल्पचर्स हमें क्या बताता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में। तो सिमिलरली आर्ट, अब जैसे नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, हरियाणा में पालम बावली इंस्क्रिप्शन और एक अजमेर में इंस्क्रिप्शन है जो हरियंका नाम इस्तेमाल करता है, और ये गुर्जर प्रतिहार पीरियड के अराउंड 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शंस हैं। बट यौधेय कॉइन जो बहुधान्य का, when king was Nagbhatta and then Mihir Bhoj subsequently. Yes, but we'll come to them later. Yeah. But when we talk of early historic period, कुरु जनपद, उसके बाद हम लोगों को कई पैरेलल पॉलिटिकल एंटिटीज मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ गणराज्य और ट्राइबल रिपब्लिक्स, बट द मेजर प्लेयर्स लाइक वी से वर कुशान्स, बीच में हमें थोड़ा बहुत इंडो ग्रीक्स, इंडो सीथियंस, इंडो पार्थियंस के भी पॉइंट्स मिले हैं। हुन्स later. Okay. Then another major player, कुशान, sorry, my
कुरु जनपद के बाद हमें मौर्यन पीरियड जो हम कहते हैं, बट बेसिकली द एविडेंस वी गेट ऑफ किंग अशोक रेन ओवर द प्रेजेंट डे हरियाणा, 2 अशोकन पिलर्स हैं। एक है यमुना नगर में जिसको हम टोपरा कला कहते हैं, और वो फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी से लेके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले गए थे। मतलब तब जमुना में पानी था बहुत, और वो बहती थी और उसकी भी बहती है वेस्टर्न यमुना कैनाल के रूप में। वेस्टर्न यमुना कैनाल वो भी फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी। अच्छा, ये अंग्रेजों ने नहीं खुदवाई? हिसार से लेके दिल्ली तक। ओके, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हथनी कुंड से ताजेवाला से आती है। उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट आई नो देयर इज दिस वन कैनाल व्हिच फिरोज शाह तुगलक डिड। विल कम टू हिम लेटर आल्सो। और दूसरा अशोकन पिलर है जिसको हम लाठ की मस्जिद कहते हैं हिसार में। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अशोकन पिलर वो पहले अग्रोहा में हुआ करता था एंड फिर हिसारे फिरोज जो उसका नाम था वहाँ लाया गया। बट अगर जो हम क्रोनोलॉजिकली समझें तो राइट फ्रॉम कुरु जनपद, फिर मौर्य काल, और यू कैन से द पीरियड अंडर द मौर्यन रूल, और उसके बाद आते हैं कुषाण काल, पर बीच में शुंग काल एक छोटा सा है, पुष्यमित्र शुंग। यस, एंड यमुना नगर में एक साइट है सुग करके, या जिसको पाली लिटरेचर में श्रुग्न कहा गया है। वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने एक्सकवेशन भी किए हैं और हमें बहुत ब्यूटीफुल टेराकोटा फिगरीन्स मिले हैं। तो इन साइट्स में हमें कुषाण शुंग की पैरेलल और यू कैन से ओवरलैपिंग लेयर्स मिलती हैं। दैट मीन्स कि they were living, the people were the same who were living there. And ये mention करना जरूरी है, कुषाण were patrons of Buddhism, while Shungas are famous as preservers of the Vedic tradition. And but लेकिन उस टाइम में भी coexistence था. Of course. तो for example, when we look at sites like Topra Kala, when we look at sites like Shrugna, then एक चनेटी स्तूप है। हाँ। हरियाणा में जो चनेटी स्तूप यमुना नगर में है वो बहुत यूनिक स्तूप है, completely you can say preserved condition में है, and it has a zigzag patterned Buddhist स्तूप lining जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती। Why isn't it famous? किसी को भी सांची स्तूप का सबको पता है, चनेटी का क्यों नहीं पता है? अब देखिए 2 साल से हरियाणा सरकार काफ़ी वॉर फुटिंग पे हरियाणा को ऑन द ग्लोबल मैप लाने की कोशिश कर रही है। ओके। एंड थैंक्स टू माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला रामचंद्रन, माय डायरेक्टर मिस्टर अमित खत्री एंड माय डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य कि they have created that environment for youngsters like me to step in and do things. So like we have done children's illustrated books, we have made documentaries. In fact कुछ ही हफ्तों में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हरियाणा की भी डॉक्यूमेंट्री बाहर आ रही है। Wow. And that all is sponsored and supported by government of Haryana. Yes, Amit Khatri sir has brought in CSR support, which helps us to execute things faster. Okay. And these are very small budget tasks, so we do them quite fast. Okay. But yes, so I mean yes, coming back to Chaniti Stoop. Yeah. Coming back to Chaniti Stoop and your question that why people don't know. People don't know. I mean there is हरियाणा में ये दुर्भाग्य की बात कि हरियाणवी को ही नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड आज भी हमारी सबसे बड़ा चैलेंज एज अ डिपार्टमेंट हमारा है, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द माइंडसेट ऑफ हरियाणवीज। ओके। दैट इज यू नो फॉर अस टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल एंड इन्वेस्ट द लोकल स्टेक होल्डर्स कि जैसे आपके गांव में ये साइट है, जैसे राखी गढ़ी में मेजर हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखे स्टेक होल्डर्स में, राखी खास और राखी शाहपुर में। अब हर एक विलेजर ये जानता है कि उन दोनों के गांव के महत्व क्या है। बट फॉर अस टू गेट दैट ब्रेक थ्रू टू एवरी इंपॉर्टेंट साइट एंड द विलेजेस अराउंड दैट साइट एंड टू गेट थिंग्स इनटू स्कूल करिकुलम, ये 2 साल में नहीं हो सकता। एंड इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। ओके। सो
आगे जाके हम और भी काम करेंगे, ये मैं मानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल हरियाणवी पॉपुलेशन वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड राखी घड़ी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. Now that the villagers are sensitized, they protect it. Yeah, they do. So They're proud of it. They are proud of it. And Kush, I don't remember exactly, but चंडीगढ़ में भी हैं कुछ sites. So And is चंडीगढ़, it possible with that question? Is it possible that जिन cities में हम आज रह रहे हैं या जिन गाँव में हम आज रह रहे हैं, उनके नीचे भी बहुत चीजें हो सकती हैं? डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोलूँगा. मैं पूना से पढ़ा हूँ, तो एक एग्जाम्पल है पेठ एरिया में. जब 90s में एक लोकल लैंड ओनर अपना घर बांध रहा था, तो सातवाहन पीरियड के अवशेष निकले. और किसी ने डेक्कन कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया कि इसको रुकाओ, वो होगा कोई चुगली करने वाला बेचारा. ये बेचारा फंस गया. तो अब डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसरों को सैल्वेज आर्कियोलॉजी करके वो सारा डेटा निकाला, डॉक्यूमेंट किया, फिर उसको घर बनाने दिया. आप देखोगे बाहर के देशों में देयर इज अ लॉ कि बिफोर यू आर डूइंग एनी मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अ कमर्शियल आर्कियोलॉजिकल फर्म नीड्स टू गिव यू एन एनओसी. Oh wow, that's something we need in India. इंडिया में होगा नहीं भाई. क्यों? इंडिया इज अ हॉटबेड ऑफ आर्कियोलॉजी. Yes, it is. हर 10 किलोमीटर में एक साइट है या थी. हम जब हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं, हम ये जब शब्द यूज होते हैं खेड़ी, टिब्बा, टीला, जैसे अलग अलग गांव के नाम इनके नाम से आते हैं. ये नाम कहाँ से आए? ये नाम एक्चुअली टिब्बों पे आए जो माउंड थे. And mounds are like gold mine for archaeology. And mounds are the place where the site exists. I mean, I will not go into the detail. Maybe that can be a separate topic if the viewers love that. What archaeologist actually does, it is not that what Aryan Kulashrestha or Indiana Jones do in real life. Well, we do have time. Please tell us. No. If you can. You really want to talk about that? Yeah, why not? So, as an archaeologist, our job is to do surveys. We start from Google Earth. Okay. Google Earth से हमें रिवर सिस्टम्स को स्टडी हम करते हैं. फिर हमें एक बेसिक आइडिया आता है कि लैंडस्केप कैसा है. ओके, सो पहले आप सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू जियोग्राफी और जियोग्राफी स्टडी करते हैं. हमें सैटेलाइट इमेजरी इज अ वेरी बिग थिंग, बट गूगल अर्थ का जो अनपेड वर्जन भी होता है ना, उस पे भी तौर पे उस पे भी हम कर सकते हैं. एंड टोपो मैप्स, जो टोपो शीट्स होती हैं जिसमें कॉन्टूर्स आते हैं, उन कॉन्टूर्स में टिब्बों का पता चलता है. ओके, सो दैट्स अनदर वे. और दूसरा है कि first step. This is the first step. So you just look for Tila or Tibba or mounds? No, we study the geomorphology, which basically includes कहाँ पे forested area है, कहाँ पे आबादी ज़्यादा बसी हुई है. And you know, फिर आर्काइवल रिसर्च होती है कि फॉर एग्जाम्पल राखी घड़ी जो भी 2 गांव पे है, राखी खास, राखी शाहपुर. हमने जब आर्काइवल रिसर्च करी तो ये पता चला कि राखी खास, राखी शाहपुर सल्तनत पीरियड से गांव बसे हुए हैं. तो एक और चीज, लोगों को ये लगता है राखी गढ़ी सिर्फ हड़प्पन साइट है. इट्स नॉट, इट्स अ मल्टीकल्चरल साइट. लोगों को यही नहीं पता कि राखी गढ़ी में हमें कुषाण वंश के भी अवशेष मिले हैं. राखी गढ़ी में हमें सल्तनत काल की हवेलियां मिलती है ना. यस, सो वेरी स्मार्ट शशांक. बेसिकली राखी गढ़ी को अभी सिर्फ हड़प्पन साइट से की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. राखी गढ़ी हैज अ लॉट मच टू ऑफर. इट इज अ लिविंग लेगेसी ऑफ ऑल द पीरियड्स दैट. यस, एक तरह से वो सेडिमेंटेशन. एंड सिर्फ राखी गढ़ी नहीं, हर एक गांव जो आपका भी सोनेपत में गांव है, शहजादपुर, तो सोनेपत के गांव कहीं भी आप किसी भी 22 डिस्ट्रिक्ट में आप चूज करो, हरियाणा के बाहर किसी स्टेट को चूज करो, विलेजेस आर द लिविंग लेगेसी. सिटीज में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना रैम्पेंट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है. तो अगर जो आप समझो एक आर्कियोलॉजिकल फर्म को एनओसी देना पड़े ना, तो कम से कम 2 लाख फॉर्म्स चाहिए होंगे आपको इंडिया में. यस, सोनीपत की जब हम बात करते हैं, आपने बात की, तो सोनीपत का भी जो मेन पार्ट है सिटी का, दैट इज एक्चुअली ऑन अ माउंट. एग्जैक्टली.
उसके ऊपर एक ब्रिटिश एरा की जेल है, कोट मोहल्ला जिसे बोलते कोट हैं, मोहल्ला। वहाँ पे एक स्वर्ण प्रस्थ म्यूजियम बना हुआ है हाँ अभी। जी, अब छोटा सा म्यूजियम है वहाँ पे। जी। पर तो आप इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे एनओसी मिले और कुछ खुदाई या कुछ चालू हो तो वहाँ पे कुछ हमें मिल सकता है। हाँ, पर इसमें अब फिर गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग मसले होते हैं। मसले अगर हम फॉर एक बार को हटा एग्जाम्पल, दें, अगर जो प्राइवेट मलकियत है तो हम लोगों को प्राइवेट ओनर्स से बात करनी नहीं पड़ती है। वो सब मैं हाँ, बट हाँ, कोट मोहल्ला इज अ माउंड, या है ना, इट इज अ माउंड। तो मतलब दैट कैन बी एन आर्कियोलॉजिकल गोल्ड माइन। यस, आई मीन इट डिपेंड्स व्हाट यू कॉल अ गोल्ड माइन, बट आई मीन फॉर बट एग्जाम्पल एन इम्पोर्टेंट साइट। यस, फॉर श्योर। क्योंकि ये सारे जो जार्गन्स है ना, अब जैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट है, मेरा नाई बाल काट रहा है, पूछता है सर सोना मिला, तो अब मुझे बताना पड़ता है। I'm not saying gold mine as gold mine. But I'm just saying हाँ. For us, everything is treasure. Even pottery is treasure. So I'm not saying that sometimes when we say नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, पे ये दर्शकों को भी बताना चाहिए ना कि हमें पूरा टाइम सोना चांदी नहीं मिलता है। सोने की खान की मैं बात नहीं कर रहा, हमें सोना चांदी नहीं मिलता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट जो आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, जो हमें पर्सपेक्टिव, जो हमें कुछ पर्सपेक्टिव दे। बिल्कुल, यस, हाँ, वही मेरा। इट्स अ गोल्ड माइन इन दैट सेंस, लोग समझ कंप्लीटली इज। बट यार डेमोग्राफी काफी अलग है ना, तो हमें वी हैव टू यूज द लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल। या श्योर, बट यस यू आर राइट। सो दैट्स हाउ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क्स। वी हैव नथिंग, हमारे ऊपर कोई गोलियां नहीं बरसा रहा, हमारे ऊपर हम हंटर लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोगों, कई आर्कियोलॉजिस्ट तो काफी मोटे ऐसे ताजे माजे होते हैं जो मतलब लड़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि इट इज अ वेरी हाई फाई लाइफ। इनफैक्ट वी एक्चुअली हैव अ, you can say sometimes we have a good life, but in the field which we enjoy, field life is also tough, very tough। 0 डिग्री में आप खोद रहे हो। अभी के अग्रोहा में जो चल रहा है, हमारा अग्रोहा का एक्सकवेशन स्टार्ट होगा, तो अग्रोहा एक्सकवेशन अभी हम बहुत गर्मी में करेंगे। सो यू नो, आर्कियोलॉजी में घुसने के लिए पैशन चाहिए। अगर जो पैशन नहीं है तो मैं किसी भी यंगस्टर को एडवाइस नहीं करूंगा। इट इज नॉट लाइक समथिंग कि चलो MBA कर लिया, डॉक्टर बन गए, कम से कम पैसा तो कमा लेंगे, पैशन के लिए कुछ और कर लेंगे। सो यस, सो व्हेन वी टॉक, यू टोल्ड अस अबाउट योद्धेय गणराज्य। हम ये देखते हैं कि हरियाणा में पंचायतों का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये भी बोला जाता है कि इवन किंग्स लाइक हर्षवर्धन टू इल्तुतमिश एंड देन टू मुगल्स एंड देन टू ब्रिटिश, they all had to reconcile with the panchayats of Haryana. So ये भी बहुत पुराना ट्रेडिशन है। yes, I mean we get panchayati raj traditions in Haryana from a lot of historical sources. Archaeologically तो मतलब हम आर्कियोलॉजिकली हम कैसे कह सकते हैं, until and unless we have an inscription। इस पे कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब इंस्क्रिप्शन, अगर जो कोई शिलालेख या कोई कॉपर प्लेट मिला तो यस, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग यू राइटली सेड कि हरियाणा डज हैव अ वेरी ओल्ड एंड अनशेकेबल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन which has survived and thrived to a certain extent, and which has shaped the way, mindset of people and the way people function, for good, bad and the other reasons. Yes, but panchayats play a huge role, and even when we are excavating, the sarpanches and the panchayat people, they play a good role in making our job easier as excavators. Going back to चनीती स्तूप, आप उसके आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बता रहे थे। So it's very unique, you were saying. Chaniti Stoop has this crisscross brick layer pattern which makes it a very unique pattern. अगर जो आप ड्रोन शॉट्स देखोगे, जैसे हम हमारी डॉक्यूमेंट्री में डालने वाले हैं, you will realize it's a completely preserved stoop which belongs to the 1st, 2nd century BCE, which is actually the Mauryan period as we call it. And we have continuous habitation of Haryana from this period, because हमें बाद में गणराज्य मिल रहे हैं अलग अलग साइटों में। सिर्फ योद्धया नहीं, अग्रोदक है, फिर कुनिंद है, फिर मालवा है, औदुंबर है, पर सबके सिक्के हरियाणा में नहीं मिले हैं, बट कुनिंद, मालवा, अग्रोदक के सिक्के मिले हैं। फिर इंडो ग्रीक्स आते हैं, तो
तो हरियाणा, आपको ये समझना पड़ेगा हरियाणा कैसी पोजीशन पे स्थित है। अब कोई खाइबर पास, अब अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर ने जब पहला इन्वेजन 326 या 327 BCE में किया था, तब उसने दिखा दिया था कि खाइबर पास और गोलान पास से आप नीचे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उतर के इंडिया की ओर आ सकते हो। तो उसके पहले वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेड इन रोड्स। I mean, Alexander's invasion was like the first major invasion, major foreign activity that we saw, which changed the course of history. Okay. I mean, it was a landmark event, so to say. But ऐसा माना जाता है कि जो इंडो ग्रीक्स थे, जो वो अलेक्जेंडर इन्वेजन के अराउंड उस एरिया में रह रहे थे, जिनको हम बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहते हैं। तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद अब हरियाणा, अब जो पहले पंजाब का हिस्सा होता था, पंजाब की आप पोजीशनिंग देखोगे तो इट वाज ऑलवेज द फर्स्ट रीजन टू गेट अफेक्टेड, एंड सो वाज हरियाणा। सो यू नो, बार बार लोग पूछते हैं कि ये हरियाणवी लोग इतने एथलेटिक क्यों होते हैं, हरियाणवी लोग मतलब व्हाई आर दे कम अक्रॉस एज अ लिटिल क्रूड, बट आई लव हरियाणवी हॉस्पिटैलिटी एंड यू नो द वे हरियाणवीज लिव। बट शुरू में लगता था वेरी लाउड पीपल, प्रोबेबली सम पीपल आर नॉट यूज्ड टू सच टाइप ऑफ बिहेवियर्स, बट हरियाणा का ये जो एथलेटिक बिल्ट, this tall stature of at the least people, when compared to the rest of India. yes, it actually, you know, up imagine if you are a state But which is, Punjabis don't come out as loud. I mean, they do, but not rude as Haryanvis. Haryanvis are also not rude most of the times. I mean, that's Stereotype, their, right? it's a stereotype, exactly. Like, देखो इसको. Like it's a stereotype, right? And unfortunately only a few stereotypes are there which are surviving outside Haryana, and this is one of those, right? If you see all the stand-up comics and everything who make jokes, Cringe हो जाता है कई बार. this stereotype is something that is never averted. They just like, it's like, oh, this They cow overdo has it. been milked for Yeah, they overdo it, but I mean they do it because it's there, right? selling. I mean, But the thing is that Haryanvi people, they were always in the middle of major battles, and that is why they played a huge role, because they were either fighting for one ruler, fighting with other ruler, or developing their own armies. So the martial prowess that was required in that day and age was something of Haryanvis which was highly coveted by but people. this isn't, and when we say Haryanvi, we mean all the castes and communities that Yes, I am talking Haryana as a geographical region. geographically, not one special. Yeah, I mean, I genuinely believe that Every people Haryanvi has these traits. Every Haryanvi, irrespective of their social attributes, have that innate athletic ability. For example, Northeast में हम देखें, so Northeasterns are very, very, very athletic for that matter, and a lot of this has to do with the way of life. यहाँ पे जो खेती बाड़ी में जितनी एनर्जी चाहिए एक किसान को या किसी को भी, वो नॉर्मल चीज नहीं होती. आई मीन इफ यू आर, किसान तो पूरे देश में ही है. किसान पूरे देश में है, एंड किसान पूरे देश में भी काफी एथलेटिक हैं, पर हरियाणा में स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा दिया जाता है, अब वो है माइंडसेट. थोड़ा खुशहाली भी कभी I think बहुधानक के जैसे. I think Haryana is the only state where I have seen fathers being angry that their children did not go into sports. A lot of fathers that I have seen. या फिट क्यों नहीं है तू, क्यों नहीं? लाइक मैं तो चाहता था कि तू इंडिया के लिए खेलेगा ये, मतलब I mean, I come from a Gujarati family, and when I took up martial arts as a way of life, a lot of eyeballs were rolling. देखते हैं कितना टकेगा ये, you know, like, वो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, एंड मैं भी जो ये बोल रहा हूँ ये स्टीरियोटाइप को ही मैं स्ट्रेंथन कर रहे हो, बट इट इज व्हाट इट इज. I mean, it's no joke. But when you talk about martial prowess,
Haryana and Haryanvis are not as romanticized as Rajputana, right? मतलब हमने देखा, हम शायद मुगलों की भी आर्मी में रहे, हम राजपूतों की भी आर्मी में रहे, पर हर्षवर्धन एक अपवाद हो सकते हैं, because Harshvardhan was a king who ruled from a city in Haryana, that's Thaneshwar, now it's known as Thanesar, which was looted by Mahmud of Ghaznavi later. But other than Harshvardhan, we don't see many big empires coming out from, ruling. Either it was Delhi. Kushans were, of course, from Central Asia. Guptas and Mauryas ruled from Patna, that is Patliputra. राजगीर एंड पटना, राजगीर एंड पटना, या तो हरियाणा में हम ये ज़रूर देखते हैं कि लोग मार्शल थे, लोग आर्मीज में जाते थे, लड़ते थे. एक हम दो चीज़ें देखते हैं. फर्स्ट, इट इज़ नॉट एज रोमांटिसाइज्ड एज राजपूताना. सेकंड, देयर वाज नॉट दैट मच इन फाइटिंग एज राजपूताना. So I think a lot of blame or credit for that actually goes to the Haryanvi people. Okay. Because after all अपना PR तो आप ही को करना है, हाँ. right? And apart from that, हरियाणा स्पोर्ट्स में जितना अपना PR कर रहा है, वितना अपने इतिहास में नहीं कर रहा है. And that's a common fact. And that is why our department is working so hard in sensitizing people so that they are felt proud. They are like made feel proud. I'm sorry. They are made feel proud about their past at the end of the day. Because see, the thing is, we are nothing if we don't have a past or if we don't have a knowledge of our roots. And it's a huge challenge in Haryana as far as I'm concerned. That is, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं हरियाणा पे. मैंने उनकी हिंदी में अनुवाद भी हुए हरियाणा सरकार के, जो कि इन्होंने मुझे अपनी बहुत सारी किताबें दी. थैंक यू सर. You're और most हिंदी में भेजी. एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड, बल्कि अभी प्लीज बताइए अपनी किताबों के बारे में बताइए. हाँ, तो बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि सूरजकुंड मेले में हमारी जितनी सेल होती है, क्योंकि वो फरीदाबाद दिल्ली के पास है, वर्सेस जो बाकी जैसे गीता जयंती है कुरुक्षेत्र, या मैंगो मेला है हमारे पिंजौर गार्डन में, या कहीं पे हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस है, उसके तुलना में सूरजकुंड इज लाइक आवर मदर लोड ऑफ सेल्स. किताबें बहुत सैकड़ों में बिकती हैं. तो वो जो माइंडसेट है कि लर्न टू रीड, लर्न टू नो योर पास्ट, अंडरस्टैंड बिकनी चाहिए, वो माइंडसेट हरियाणा में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. अब ज्यादा कम सिर्फ हरियाणा में तो नहीं है, पूरे इंडिया में ही लिटरेसी इज अ प्रॉब्लम. It's not that Haryana is, but since we are talking about Haryana, this is a challenge that our department has faced. कि मतलब how do we talk about Haryana without, making it feel like too preachy? Also, it's Haryana, not Haryana. Yes, it's Haryana. Haryana. So Hari ka aana. So basically, that's something, and like Shashank just mentioned, the department has actually come out with a lot of books known as the Our Haryana series, which we talk about prehistoric, proto-historic, early historic, and then medieval and beyond. And we have also come up with a lot of architectural books on Narnaul and on all the state protected sites of Haryana. So we are trying our best. We are making documentaries. We are doing constant heritage walks parallelly in different districts. If you see our Instagram page, we are actually trying very hard. And we have seen visible and tangible progress. It's not that we haven't. 2 years from nothing when it came right now, it's amazing. It's a massive progress that we have made in this direction, but we have a really long way to go. सर, हम गुप्त काल से हर्ष के काल पर आते हैं. हर्षवर्धन के काल के बारे में प्लीज टेल अस समथिंग, बिकॉज लाइक आई आल्सो मेंशन्ड अर्लियर, in from what I have read, he is the only king as of now that we know of who ruled from a city in Haryana. So what kind of period that was?
what evidences, archaeological evidences, or trusted literature, historical literature sources that we get, which tell us about the period of Harshvardhana. And now again, it's for the viewers' simplicity that I say Harsha's period. I know. I understand. Yeah. So politically also we either call it Vardhan period or Pushya Bhuti period. Yeah, Pushyabhutis. And archaeologically हमें थोड़े से coins मिले हैं which are very unique. They actually have a peacock motif on them, which is a very unique motif that at least I have come across. Archaeologically, the most common findings are, you can say, so Harshvardhan's period is actually this juncture when scholars and most of the scholars believe कि हम historic से early medieval की तरफ जा रहे हैं. तो 7th 8th century is that juncture when we say कि अभी कार्यकाल change हो रहा है. It's also the time when Buddhism was a bit on a decline. It's fading, yes. Hinduism is on a resurgence because Mahayana and Vajrayanas, like Sarvapalli Radhakrishnan, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan has mentioned that because Mahayana and Vajrayana Buddhism came so close to Hinduism that दोनों में distinguish करना एक समय पे मुश्किल हो गया. जैसे अगर हिंदूज ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया तो बुद्धों ने भी विष्णु को बोधिसत्व का ही एक रूप माना. दे कॉम्प्लीमेंटेड हिंदूज बैक. तो ये भी एक and that talks about the competition that these two religious faiths were undergoing back then. While Harsha's period, Thaneshwar or Sthaneshwar, we have evidence of a very robust lifestyle and a very good, prosperous life among the people of Sthaneshwar and the Vardhan dynasty or the Vardhan realm, so to say, political realm. But after Harsha, eventually they moved to Kannauj. So would we be right in saying, if we say कि Harsha's empire was actually a robust Haryanvi empire? I mean, at least it emanated from this part. Like अगर हम बोलते हैं, like the Biharis take a lot of pride in Mauryas, right? The people from Bhopal take a lot of pride in Gujjar Pratihars. I'm not saying we should take pride in these old feudal kings, but at least we should acknowledge that this was something that was present in this. In that because case, it is very ignored. Haryana is very ignored when it comes. It's always seen as a battleground. जहाँ पे कहीं से लोग लड़ने आ गए, लड़ लिए, उत्पात मचा दिया, चले गए. So I think the best way to bring love and pride in history for the Haryanvi populace would be in the concept of the role the geographical region of Haryana played. Okay, and what's that? हरियाणा को हम cradle of Indian civilization कहते हैं. And there is a reason for that. हर्षा तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट. Exactly. बट लोग समझते उस तरह से ना आज. पर हमें उनको ये समझाना है कि क्रेडल क्यों कहते हैं. आप क्रेडल का मतलब इनको समझा दोगे. See, the thing is कि you can either, हरियाणा वो पालना है जिसमें भारतीय सभ्यता पली है ना. तो cradle basically is what we say कि like you said, जिसमें हमें काफी प्राइड लेना चाहिए. एंड द अदर थिंग इज कि when we talk about these small political dynasties, they are very trivial when we talk about the resurgence of, or you can say the upsurge of living civilizations in not just India but South Asia, right? Or a lot of Europeans call it the Near East as well. So that is something that we should take pride in. मतलब हम या तो हरियाणा के बारे में इतनी अलग अलग चीज़ों पे गौर करके हरियाणा को ऊपर ला सकते हैं, या किसी एक के पीछे बैठ के ऊपर आ सकते हैं. It's easier to do the latter, but it's important to do but the former. It's sustainable and long lasting to do the former. That's, I think it can't be, इससे बेहतर और explain नहीं हो सकता. Thank you for that explanation. तो हम अब Harsha's empire declined.
फिर ये एरिया गुर्जर प्रतिहार के अंडर भी आया। फिर जिसे हम बोलते हैं राजपूत काल, उस समय सिंध पर अरबों का आक्रमण हो चुका था। उस समय हरियाणा में क्या चल रहा था? मतलब जब हम बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से, पहले तोमर फिर चौहान दिल्ली से राज करते थे। आप पहले हम थानेश्वर से कन्नौज की तरफ पहुंचते हैं। कन्नौज रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट सेंटर for a really long time after that. for 200-300 years after that, until the battle of चांदवार और चंदावर। दिल्ली तक कैसे पहुंचे? दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक और हरियाणा का, मैं दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, बट एक बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि यार तुम लोग ना दिल्ली के नज़दीक हो, इसलिए तुम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यही रीज़न हुआ, हरियाणा की जो सुबह थी वो कभी दिल्ली के अंदर डाल दी जाती थी, कभी आगरा सुबह के अंदर डाल दी जाती थी। तो इट्स बिकॉज ऑफ हरियाणा प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। अब जैसे आपने कहा चौहान्स और तोमर्स, टोंक राजपूत भी थे, जिनके हमें बहुत आर्कियोलॉजिकल वो नहीं मिलते, अवशेष नहीं मिलते, पर तोमर्स का द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज सूरज कुंड, अनंगपाल तोमर का सूरज कुंड, जहाँ पे अभी फेस्टिवल होता है। आप वहाँ पे जाओगे तो यू विल इमेजिन हाउ मैसिव इट वाज। दूसरे हमें तोमर्स के अवशेष मिलते हैं, पर गुर्जर प्रतिहार कि भीमा देवी, जो पिंजौर में हम डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स कम साइट म्यूजियम है, जो मतलब एक्चुअली पूरा, हम अभी तो आप जाओगे तो चबूतरा है, पर जो स्कल्पचर्स हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो हमने गैलरीज में रखी हैं। तो गुर्जर प्रतिहार के हरियाणा में अभी टेम्पल्स कलायत, पेयोवा और भीमा देवी, ऐसे टेम्पल्स हमें मिलते हैं, पर कम टेम्पल्स मिलते हैं कंपेयर टू नॉर्थ में, उत्तराखंड, हिमाचल। बट जब हम लोग गजेटियर्स पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं पुराने रिकॉर्ड्स, तो बहुत सारे टेम्पल्स थे गुर्जर प्रतिहार के हरियाणा में। और अभी भी, जैसे मैं एक बार मेरी डेप्यूटी डायरेक्टर मैम के साथ पलवल में सोंध करके एक गांव घूमने, फील्ड वर्क करने गया था। वो सब टेम्पल्स like were they destroyed in the Turkic invasions or? So desecration of temples actually happened at a massive scale, not just in present day Haryana but present day Punjab, Rajasthan also. But however, Rajasthan, the later Rajasthan rulers conserved and rebuilt upon those temples. राजपूताना बन गया। Exactly. But Haryana, Punjab unfortunately never saw that resurgence phase for multiple reasons. That is constant warfare. Then again, proximity to Delhi. And you know, I mean, there are a lot of reasons. But हमें सोंध में we found huge amount of sculptures lying open. Okay. Belonging to Gurjar Pratihar period, which indicates that there was a temple somewhere nearby. तो मतलब जब हम बात करते हैं कि जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, हरियाणा में भी एटलीस्ट गजनवी की रेड से पहले मंदिरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जी नहीं, हमें गजनी के रेड के बाद राजपूत पीरियड के भी थोड़े से साक्ष्य मिलते हैं, घोरी से पहले, घोरी और गजनवी से भी पहले। मतलब when we talk about 9th 10th century, that is the Tonk, the Tomars, we do find decent amount of archaeological evidence in the form of tanks, in the form of forts. जैसे हांसी में लोग कहते हैं पृथ्वीराज की कचहरी, बट इट्स एक्चुअली असीगढ़ फोर्ट, जो उस पीरियड के मैसिव आर्किटेक्चर को दर्शाता है। सो वी डू गेट देम इन बिट्स एंड पीसेस, बट नॉट इनफ टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ दैट पीरियड। सो व्हेन हम राष्ट्रकूटों से, गुर्जर प्रतिहारों से, राष्ट्रकूट तो नीचे थे, राष्ट्रकूट डेक्कन, दक्कन नर्मदा में से नीचे थे। हाँ, गुज्जर तो सो आर दीज गुज्जर प्रतिहार्स कनेक्टेड टू प्रेजेंट मॉडर्न डे गुज्जर्स और वर दे राजपूत्स? What does the history say? History says multiple things, and again, like I said, you have to study the historian before you study history. Okay. But if we come to a conclusion from multiple sources, the conclusion is that we don't have a definitive answer as yet. Okay. But that's how I would like to go.
That's how And- history works. I mean, the thing is that people say that the Rajput clans emerged out of the lineages of Gurjar Pratihar. But then we see, I mean, Rajputs immediately, emanating out of that, and then we don't see much history from the like Gujars being aristocracy. or नहीं तो royalty. ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि ये जो उनको टाइटल गुर्जर मिला प्रतिहार्स को, वो गुज्जरों से उनको विरासत में मिला, या डिड दे बीट अ ट्राइब समवेयर इन कश्मीर रीजन Okay. that they got that title, or was it some political event that happened in that period of 8th-9th century? क्योंकि हमें ये एविडेंस, जैसे हम भीमा देवी टेम्पल को खजुराहो ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, Wow. बट Okay. मतलब चंडेलास were we know that Chandela Rajputs of Khajuraho fame were actually feudatories of the Pratihars, क्योंकि हाँ जी. हम भोजपुर जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मिहिर भोज का जो टेम्पल है, it actually shows that. And Gurjar Pratihar period was, again like I said, history एक साथ खत्म नहीं होती. The Pratihars existed, however their superiority feigned over a period of time. And the etymology of the word Gurjar, it's very debatable right now. And again, Gurjar Pratihars social connotations की ये किस वर्ण को बिलोंग करते थे, इसमें भी काफी विवाद है. बट इस बात पे हम श्योर हैं कि उसके बाद राजपूत पीरियड आता है जो चाहमाना या चौहान है. आर्कियोलॉजिकली अगर जो देखा जाए तो हमें हरियाणा में तोमर, टोंक और चहमान चौहान के अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं. ओके. मेरे ख्याल से फिर हम अब अर्ली मिडीवल हिस्ट्री में आ चुके हैं. ये अर्ली मिडीवल पार्ट इस, अब हम क्यों अर्ली और लेट मिडीवल अलग करते हैं? क्योंकि सी इट्स इजी फॉर अस टू जस्ट से one particular religion is replaced by the other. Yeah. But the real cultural process that you need to study is how the pre-existing indigenous systems were now exposed to the Turco-Persianate systems. Now religion is just one part of it. Okay. Yeah, there are a lot of systems. There are cuisine, वेशभूषा, titles, फिर उनके rituals, उनके practices. So that's why जैसे शेल्डन पॉलक इसको कहते हैं संस्कृत कॉस्मोपोलिस वर्सेस द पर्शियनेट कॉस्मोपोलिस, जो प्रोफेसर रिचर्ड ईटन ने बोला है. तो ये जो कॉस्मोपोलिस वर्ड है, और अभी जैसे लेटेस्ट बुक में विलियम डालरिम्पल ने द गोल्डन रोड, he actually used a very good word called Indosphere, which is influence of Indic traditions over a larger sphere of Southeast Asian countries. So हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में अब नहीं देखी जा रही, और लोगों को ये बेहतर समझ में आ रहा है कि आप एक दिन एक हो तो दूसरे दिन दूसरा नहीं बन सकते. मतलब cultural processes take a long time to crystallize. But early medieval में the so-called Sanskrit cosmopolis and the native indigenous traditions were starting to get replaced by the Central Asian or Turco-Persianate cosmopolitan factors. I see it as a way कि Central Asian जो रीजन है वहाँ से इन्वेजन्स पहले भी हुए, whether they are Scythians, whether they are Huns. Yes. पर उस लेवल का वो they were ultimately absorbed by the Indian thought or the Sanskrit cosmopolitan, right? They just assimilated. Precisely. And the other thing is कि they did not have a long lasting impact. Yeah. For you. कैसे ना कैसे रिकवर हो गया. हाँ, अब जैसे हम हुनर्स की बात करें, अब जैसे हमें हरियाणा में इनफैक्ट अंबाला से तोरमन और मिहिर कुल के सील्स मिले हैं, तो वी नो कि गुप्ता किंग स्कंदगुप्त वाज द लास्ट किंग टू रेजिस्ट द हनिक इन्वेजन. बट बाद में हुनर्स दे वर असिमिलेटेड इनटू
the culture, and they were very trivial because you can say the amount of honors that came in, their impact on the greater wider sphere of influence, इन सब चीज़ों को देखा जाता है. But it is only around 10th 11th century when we see the inroads of the Turco-Persian / Afghan अफगान भी मतलब जब बैटल ऑफ वाई हिंद में जब जयपाल, सो यू नो हाउ हिस्ट्री वर्क्स एंड हाउ पब्लिक मेमोरी वर्क्स. अफगानिस्तान और अफगान्स वर बुद्धिस्ट और हिंदूज इन अ सेंस. जैसे इंडिया कुषाण के अंदर था, इंडिया में कुषाणों ने बुद्धिज्म का प्रचार किया, सिमिलरली पाकिस्तान पेशावर पुरुषपुर उनका कैपिटल था. द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान, विच हम उसको ग्रेको रोमन कहते थे, पर अभी विलियम डालरिम्पल कहते हैं कि ये सिर्फ रोमन इन्फ्लुएंस था. So Afghan invasions, of course, are later, like Khalji and all that, but till the 1010 AD or something, Afghanistan was very much, we can say, if not Sanskrit cosmopolitan, but very much an extension of it. But later, like I understand that, but later, so battle of, like हम पहले भी discuss कर रहे थे, the loss of Afghanistan or even Western Punjab. So during the reign of Prithviraj Chauhan, the boundary, if we say, was more or less what present day boundaries are. His rule was more or less Bhatinda से थोड़ी सी आगे तक, right? जब हम बात करते हैं, उसने मोहम्मद घोरी को चेस भी वहीं तक किया. It was Ghaznavis who were ruling the Khyber Pakhtunkhwa. उसको इतना बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं देखा जाता है हिस्ट्री में. सिंध तो 8वीं शताब्दी में कैप्चर हो गया था. इट इज विद द फॉल ऑफ दिल्ली in the second battle of Tarain, or with the fall of Eastern Punjab and Haryana actually, that जब देखा कि एक, या तो मैं ये सोचता हूँ कि राइट विंग हिस्ट्री के द्वारा बहुत ओवर एम्फसाइज कर दिया गया है, या फिर ये सही में ऐसा कुछ पैराडाइम शिफ्ट था when पृथ्वीराज चौहान lost in the second battle of Tarain, that अगले कुछ 100 साल में the Turkic invaders even made good amount of inroad in South India. So again, आपने So जो was like fall of Haryana. The question that you have asked is okay. Let me simplify by answering this. That first, let me get to the question of the Afghanistan being this buffer zone for India. Yes. So Kandahar, Ghazni, and Kabul. This was known as the scientific frontier in the early medieval period of India to enter India, right? Now, once this scientific frontier is out, then entire northwest frontier province of present day of Western Punjab, Pakistan, and Eastern Punjab of India. This is exposed. It's exposed, and hence Haryana is exposed. So that is why these people are the first to face the brunt. The Pala rule. The first. The Hindu Shahis. The first Hindu Shahis, again, I would not want to go into them. They were not as big as we are talking right now. Hindu Shahis or any other small kingdom, there were numerous small kingdoms that we probably don't even know about. So instead of, just talking about them, let's talk about the bigger picture right now, which is basically the exposure and was the defeat of Prithviraj Chauhan or the Chauhans in the second battle of Tarawadi or Tarain a landmark paradigm shift? I would say Karnal. I would say, yeah, in present day Karnal. I would actually say to a certain extent, yes, but we cannot attribute such a massive change to one event only, because after that there were a lot, after that and before that there were a lot of social, cultural, economic changes already happening. And we have to take the global perspectives into account here, because the Arabs have already they have already taken over the trade routes. The gunpowder technology of the Mamluks is considered the best, and they have built a navy, which
And this is just one perspective from a military strategy point of view, but there are a lot of numerous other perspectives where you have to say that Prithviraj, it's like saying, did the assassination of Archduke Ferdinand lead to World War II? But we say it was the final nail in the coffin. But the environment was already there. पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी. Exactly. So, one event cannot cause these massive changes, and it can cause a spark, and if that catches fire, it catches fire, and then you know what happens, right? So, we should not give importance to So individuals. you or do individual- agree that Turkic invasion did cause a fire in the northern India, the part of India? I mean, how do we define fire? Do we define like a major paradigm shift in the life ways of people? Absolutely. There was a change in the lifestyle. There was inclusion of a different group of people who were foreign at that point of time to this region. Very different also. Their practices, their rituals, The way they looked. Everything was different, and it took time for them to get used to the native styles, and it took time to the natives to get used to their styles. And that is what we call acculturation. Like you said, so Muhammad Ghori, we'll talk about Muhammad Ghori a bit. He also attacked in 1178. He was defeated by the Chalukyas, the King Bhima. Then, Chaulukyas, the Solankis. yeah, the Solankis Yes. of Gujarat or Saurashtra. Chalukyas are everywhere, huh? Chalukyas are okay. in Badami Chalukyas, Yes, yes, Kalyani yes, yes. Chalukyas, yes. तो राजस्थान के जरिए उन्होंने हमला किया था, तो वही वाले चले. ये गुजरात, इनको हम सोलंकी राजपूत. सोलंकी राजपूत, या उन्होंने उनको हराया. फिर पहली बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया. इवन सो दैट ही कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ. ये भी डॉक्यूमेंटेड है. अ खलजी सोल्जर सेव्ड हिम. बट देन ऐसा क्या होता है कि पृथ्वीराज लूजेस वन बैटल एंड ऐसे ताश की पत्तों की तरह पूरा नॉर्थ इंडिया गिर जाता है. I mean, see, here's what happens, right? Like I said, that you cannot attribute this one event to the shift from Sanskrit cosmopolis to a Turco-Persianate cosmopolis. There are multiple reasons. Similarly, the British did not conquer India from the Battle of Plassey. Battle of Plassey was a landmark event, but British still had to do and achieve a lot to be able to do what they did to India, right? Similarly, the way we say that there is no unity among the native Indian kings, there is no unity among the Turco-Persianate kings as well. So you cannot see things from black and white perspective. Okay. So then we come to the Delhi Sultanate period. Now it's called Delhi Sultanate and not Haryana Sultanate, but we see a lot of cities being built in that period, whether it's Hisar. A lot of monuments from that period are in Narnaul, and Razia Sultana has some connection to. Yes. Right? I forgot. So कैथल में एक रजिया सुल्ताना की समाधि है, और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में मोहल्ला कब्रिस्तान में भी है. बट इट इज बिलीव्ड दैट शी वाज इनिशियली buried at Kaithal, and then her remains were taken to Mohalla Qabristan. But again, we don't have any concrete evidence to verify these claims. But yes, Kaithal does have a connection with the Razia Sultan. Okay. So हम ये भी देखते हैं बहुत सारी whether it's agricultural revolution जिसको हम बोलेंगे, वो तो खैर पर्शियन व्हील आने के बाद और ज़्यादा हो गया, but it started with the खिलजीज. बहुत सारे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट्स में. तो क्या हम बोल सकते हैं जो आज का, जैसे बहुत सारे गांव भी बसाए गए उस टाइम पे. सो हाउ वाज द सोसाइटी एट दैट टाइम? वी नो द स्लेव्स, द स्लेव डायनेस्टी व्हिच स्टार्टेड विद द ममलुक्स. दे वर वेरी फियर्स एंड वेरी, एक तरह से बोला जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही मैं दोबारा से रेफर करूंगा. बोला जाता है कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा खूंखार थे कि वो एक हारी हुई जनता को बताना चाहते थे कि तुम हारे हुए हो, तो उन्होंने उस तरह से बिहेव किया. लेकिन लेटर दे गॉट असीमिलेटेड, नॉट ममलुक्स बट द लेटर टर्किक पीपल और पर्शियन पीपल गॉट असीमिलेटेड इन द लोकल कल्चर, और फिर एक सिंक्रेटिक कल्चर बनाई, ऐसा माना जाता है. और उसी का
रिजल्ट फिर हमने देखा, जैसे हिसार बसाया गया या दिल्ली में बहुत सारे शहर बसाए गए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए कैनाल्स यहाँ पे लगाए गए, क्योंकि इन द एंड हमने फिर ये देखा कि वो मराडर्स की तरह वापस नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे राज हो रहा है, या यहाँ पर ही एक सिस्टम बनाया जा रहा है। एंड देन धीरे धीरे शायद उनको भी समझ आया कि दिस इज द ले ऑफ द लैंड है, दिस इज समथिंग वी हैव टू लिव विद। चाहे उन्होंने देखा किस वर्ग पर जजिया लगाना है, किस वर्ग पर नहीं लगाना है, और हम सबको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। यस, सो दिस इज एक्चुअली, सो वाज इट बिकॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, और या वो जैसे कई बहुत सारे जो एकदम ही लिबरल लेफ्ट हिस्टोरियंस बोल देते कि ओ नो इट वाज वेरी, ऐसा भी नहीं था। तो सच्चाई किस में है? देखो, मैं और आप उस टाइम में रहते नहीं थे। हाँ, तो हम लोग सच्चाई ऐसे इतनी ओपनली माइन्यूट डिटेल्स में सच्चाई डिस्कस कर भी नहीं सकते। अगर जो कोई खिलजी जनरल वाज बैड, कहीं पे कोई खिलजी जनरल अच्छा भी हो सकता है। इंसान ही है आफ्टर ऑल। सो लाइक दैट स्टेट क्राफ्ट, इट्स नथिंग बट स्टेट क्राफ्ट। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोलूंगा। महमूद ऑफ गजनी, नहीं सॉरी, मोहम्मद ऑफ घोर, after defeating Prithviraj Chauhan, in the couple of later Chauhan kings continued to rule under him. But उसने जो coins mint किए थे ना, उसने अपना नाम देवनागरी और संस्कृत लेजेंड में लिखा उन सिक्कों में। क्यों? जनता को पता चलना चाहिए ना, नया राजा आया है। अगर जो वो सीधा ही फारसी में लिख देता या अरबी में लिख देता तो किसको क्या समझ आएगा? सो हियर्स वेयर आपको जो लोग चाणक्य नीति कहते हैं, साम दाम दंड भेद कहते हैं। अब जो दो पोलैरिटी, हमें पोलैरिटीज में क्यों सोचना है? वही मेरा यही सवाल था कि बहुत पोलैरिटीज चलती हैं। एक हाँ, मतलब ये polarities are not doing people any good, so to say, right? And बिल्कुल, the thing is that we have to accept that, like हमने पहले भी बात करी थी कि प्रजा एक राजा के अंदर भी रह रही है, दूसरे भी। हाँ। अब एक राजा के अंदर प्रजा, कोई सेक्शन ऑफ प्रजा ज्यादा दुरुस्त है, कोई सेक्शन ज्यादा खुश है। दूसरे राजा के अंदर दूसरी प्रजा खुश है, पहली दुरुस्त है। तो इट्स नेवर, लाइक आई सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सैलेड बोल। अगर जो टमाटर खराब है तो ककड़ी अच्छी हो सकती है, राइट? तो मतलब व्हाई आर वी, दिस ग्रॉस जनरलाइजेशन does not do anyone good. Yes. It is convenient, yes. It for is small very, term, short term political gains. not just political gains, even for like Simplifying history. yes. अगर जो आपको एक रील बनानी है इंस्टाग्राम में 10 सेकंड अरे की, बाबा पूछो और ये मत। जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, हाँ। उसमें फर्क है ना। उस 10 सेकंड में मैं ये सब कुछ कैसे बताऊंगा? So you like this conversation? Yeah, it's good. I mean, I'm getting to say things which I only talked in my classroom. Hopefully you do well and this goes viral so that people get to know more about these things, because my intentions are that, you know, not, people don't see history or archaeology as a weapon, but as a tool to equip themselves to be better people, right? In Delhi Sultanate period, there were a lot of developments in Haryana, whether it's societal, whether it's agricultural, whether it's architectural. Please tell us about that. So, like you previously mentioned, कि हरियाणा was always part of a big सुबह और सुबह. So, कभी आगरा का, कभी दिल्ली का. सुबह मतलब सुबह तो बेसिकली आगरा का, कभी दिल्ली का. तो एक चीज़ है कि हरियाणा पे निगरानी बहुत क्लोजली भी रखी जा सकती थी और रखते थे, तो इसलिए ज्यादा मेजर एम्पायर्स नहीं बने या किंगडम्स नहीं बने। तो द थिंग इज कि बिकॉज ये सेंटर का ही पार्ट है ऑलमोस्ट, और अंग्रेजों ने भी यही किया ना। एग्जैक्टली मतलब राजपूत राजस्थान में राजपूत राजा हैं, तुम रखो अपनी किंगडम, पंजाब में तुम रखो, पर इस इलाके में हम जरा सा भी डेवलप या फर्मेंट नहीं होने दे सकते। बेसिकली बहादुर शाह जफर टू को इसीलिए उन्होंने डिथ्रोन कर दिया ना इवेंचुअली। तो बेसिकली हरियाणा में when we talk about Sultanate period, I would like to talk about Firuz Shah Tughlaq in detail, because Firuz Shah Tughlaq, you know, a lot of people call him the first conservator of India.
ही एक्चुअली, आपको पता है, आप कुतुब मीनार देखोगे तो ऊपर की थोड़ी सी वो टूटी अलग हुई दिखती है, वो उसने की है जी। हम्म, फिर ऐसे ही हरियाणा में उसने काफी फोर्ट्स को रीबिल्ड किया था। ओके। एंड हरियाणा में उसने वो यमुना कैनाल बनाई थी हिसार से दिल्ली तक। यमुना तो कहाँ है, और मतलब हिसार से दिल्ली तक कैसे, लाइक दिल्ली से हिसार पानी पहुंचाया वो तो, लेकिन स्लोप के अगेंस्ट है। आप अभी के कोर्स को देख रहे हो, पहले के कोर्स को देखो। यमुना कभी हिसार में भी थी? यमुना दिल्ली से हिसार जाती थी। He used केनाल? to- हाँ, हाँ। पानी भेजते थे वो, Okay. क्योंकि फिरोज शाह कोटला एक्चुअली, वो टोपरा कला का जो मैं आपको कहानी सुना रहा था, वो नदी के थ्रू आया था। टोपरा कला से यमुना नदी से फिरोज शाह कोटला पहुंचाई गई थी वो अशोकन पिलर, जिसको लोग लाट कहते हैं या भीम का लट कहते हैं आजकल। तो हर एवरीथिंग हैवी इज भीम का लट, इट्स इजी फॉर देम टू से दैट। सो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने आज का जो हिसार है, हिसार सिटी, उसको कहते हैं हिसार फिरोज। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तो ये हिसार बनाया एंड उन्होंने ये कैनाल, दीज आर हिज टू मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हरियाणा। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने, लाइक यू सेड, खलजी के अंदर जो एग्रेरियन सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको आज हम कहते हैं ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भारत सरकार का आज है, इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय खलजीज शाहनाई मंडी स्कीम। मंडी जो हम आज कहते हैं, वो एक्चुअली वहाँ से। तो इन लोगों ने एग्रीकल्चर को मेन स्टे बनाया, सो दैट हरियाणा एक्टेड एज अ सैटेलाइट फॉर दिल्ली, प्रोड्यूस वहाँ पे आ रहा था। दैट इज वाई यू सी, एंड हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पे आज भी उपजाऊ जमीन है। That is why we see a lot of agricultural activity and development happening. Now नारनौल की बात करें, नारनौल is a unique, you can say, it's, हम कहते हैं ना कि ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नारनौल में आपको राजपूताना शेखावटी आर्किटेक्चर, पठान आर्किटेक्चर एंड मुगल आर्किटेक्चर का सिंक्रोनाइजेशन दिखता है। जैसे छत्ता राय बाल मुकुंद दास की छतरी जो है, फिर इब्राहिम खां सूर जो शेरशाह सूरी के दादा हुआ करते थे, उनका मकबरा जो शेरशाह सूरी ने बनाया है, फिर शाह कुली खां का मकबरा, पीर तुर्कमान का टोम्ब, यहाँ पे आपको यू सी अ वेरी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल विच इज नॉट विजिबल मच इन हरियाणा एंड राजस्थान टुडे। सो Narnaul deserves a special place, at least if not in India's, at least in Haryana's memory, because and also in tourist circuit. Yes, we are trying a lot. So for us, Rakhighadi and Narnaul are these two hotspots archaeologically. Okay. Like, we are not talking about other culture, because Kurukshetra, Geeta Jayanti, is already good tourist cultural hotspot. और उनको footage भी बहुत मिलता है। हाँ, and but the thing is कि when we talk about pure archaeology and architecture, तो नारनौल and राखीगढ़ी are our two major hotspots जिनको हम डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। And you made a very good point है। यहाँ पे भी हम इन दोनों में से किसी को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। एक को हम कल्चरल हेरिटेज मान सकते हैं, एक को अपनी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज मान सकते हैं। यस, तो एंड दोनों बहुत ही अलग टाइम पीरियड, अलग लैंडस्केप में हैं, अलग वजह से हैं, अलग चीज के लिए हैं। सो एंड बोथ ऑफ देम टेल अस अबाउट आवर स्टेट ऑफ हरियाणा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता भी थी और हरियाणा में नारनौल की सुबह भी थी जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आती थी। तो बेसिकली सल्तनत पीरियड में दिस इज नॉट दी ओनली, बट जैसे हमें अलग अलग, जैसे कैथल में समाधि थी रजिया सुल्ताना की, तो हमें थ्रू आउट हरियाणा वी गेट इनफ मॉस्क्स, टोम्स टू basically talk about this Sultanate and Mughal period. Now I come to the next big period, that is the Mughal political realm. Again, Haryana close to Delhi and Agra. तो जब मुगल्स दिल्ली से रूल करते थे,
तो इट वाज क्लोज, जब आगरा से करते थे तो भी इट वाज क्लोज. एंड वी हैव एविडेंस ऑफ बिग मुगल रूलर्स लाइक अकबर विजिटिंग नारनौल, जो वो शाह निज़ाम जो वहाँ के बहुत बड़े पीर थे, उनको विजिट करने एक बार आए थे. सो again we have these stray evidences of big events happening, and throughout history of medieval period we have the two battles of Tarawadi, the 3 battles of Panipat. शेर शाह सूरीज ग्रैंडफादर इब्राहिम शाह सूरी, उनका भी टॉम है, और ग्रैंड ट्रंक रोड, और कितने सारे में उनकी कोस्ट मीनार्स दिखती हैं. Exactly. So Haryana, out of all the cities, not just in India, from Bangladesh, present day Bangladesh to Pakistan, हाँ, पेशावर पाकिस्तान, has the highest number of coast minars intact. So, I mean, Haryana has a lot to be proud of if they learn to take it in stride. And coast minars were an invention on their own, right? So, Haryana आज भी अगर जो आप 152D की MP से जा रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े कोस्ट मीनार दिखेंगे. दिखते हैं. ट्रेन से जाओ तो भी दिखते हैं, जीटी रोड से जाओ तो भी दिखते हैं. एग्जैक्टली. तो एंड दिस इज हाउ वी आर लिविंग विद आवर पास्ट, राइट? दिस इज एक्चुअल टाइम मशीन दैट वी हैव, राइट? सो दैट्स व्हाई वी से ना कि हमारे धरोहर को बचाना जरूरी है, बिकॉज यही टाइम मशीन ऑलरेडी है हमारे पास, आई थिंक टेक्निकली, राइट? हिसार फिरोजा था, पर नारनौल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली. हिसार में भी क्या हम देखते हैं, और महेंद्रगढ़ भी एक है जो लेटर पीरियड में थोड़ा प्रोमिनेंस में आया. सो ये हमें अब ये समझना ज़रूरी है कि दिस पीरियड जो मुगल पीरियड में फरूख सियार, वन ऑफ द लेटर मुगल्स जिसको कहा जाता है, फरूख सियार का फारूक नगर है गुड़गांव में, एंड फारूक नगर में वी हैव शीश महल एंड a circular bawdi, and we have a lot of bawdis. So another thing, सल्तनत छोड़ो, आप राजपूत पीरियड से लेके ब्रिटिश पीरियड तक हरियाणा राजस्थान में बावड़ियों की कमी नहीं है. बावड़ियां ही बावड़ियां हैं. जैसे आर्किटेक्चर वाज मोर अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग देन, and water scarcity had started showing up. That is what's important. The abundance of water that we are seeing in the name Bahudhanyaka or in Haryanka, Haryali, we are actually seeing a climate shift. Arid climate is a more longer period visible. But I think southern part of Haryana has always been arid. Yes, जहाँ पे वो बालू मिट्टी मिलती है basically. It's this northern part, this पानीपत करनाल, जो कि बहुत ही ये वहाँ पे भी बहुत बावड़ियाँ हैं, पर हाँ है. We have a lot of step wells. So our रानी की छतरी in Faridabad is the most exquisite step well. तो बेसिकली ये जो मिडिवल पीरियड है, इसमें हमें फरूख नगर के बाद, फरूख सियार के बाद, वी सी अ लॉट ऑफ स्मॉल रियासत्स कमिंग अप, जैसे मुगल्स फ्रेगमेंट हुए. हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया. तो मराठास आए यहाँ पे, फिर मराठास आए. वो पॉलिटिकल वैक्यूम का सबने फायदा उठाने की कोशिश की. उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है जॉर्ज थॉमस. ओके. You know, it is also said that the word Haryana as it is was actually first used by him. तो जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार में है, जिसको हम जहाज कोठी कहते हैं. जॉर्ज थॉमस he was an Irish adventurer. वो आयरलैंड से पहले तमिलनाडु आए थे. उन्होंने अलग अलग रियासतों के अंदर एज अ मर्सिनरी एडवेंचरर सोल्जर काम करने की कोशिश की, और फिर वो ऊपर बेगम समरू के अंडर आए जब उनको हरियाणा और सरदाना में, मतलब हरियाणा, यूपी, दिल्ली बेल्ट में उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया. फिर वो सिंधिया के अंडर आए. सो हरियाणा वाज अंडर महादजी सिंधिया के अंडर वो आए. पर फिर क्या हुआ कि 2 साल के लिए उन्होंने रोहतक और सिरसा, झज्जर एरिया को जॉर्जगढ़ बना दिया. पीपल कॉल हिम द अनक्राउंड रूलर ऑफ हरियाणा. ओके. और जहाज कोठी वाज एक्चुअली जॉर्ज थॉमस कोठी. कुछ कहते हैं कि लोग जॉर्ज नहीं बोल पाते थे, तो जॉर्ज का जहाज करप्शन हो गया. बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थियरीज बिहाइंड दैट. बट उसके अलावा वी हैव लोहारू. अभी भिवानी में लोहारू फोर्ट भी है. द लोहारू फैमिली स्टिल देयर.
शहजादपुर अंबाला में वी हैव द संधू रियासत. देन वी हैव भाई रूलर्स ऑफ कैथल एंड पेओवा. उनकी बावड़ी हमारे प्रोटेक्शन में है. उनका एक बहुत अच्छा गेस्ट रेस्ट हाउस है जो हमारे प्रोटेक्शन में आने वाला है. वी हैव नवाब ऑफ झज्जर. वी हैव so many other smaller states like the जींद रियासत. So ये सब इन्होंने अपनी छोटी छोटी डोमिनियंस बांट ली थी. एंड व्हेन ब्रिटिश केम, इनमें से कुछ ब्रिटिश के साथ मिल गई, कुछ उन्होंने रेजिस्ट किया. एंड देन यू नो वी नो कॉलोनियल पीरियड. बट हरियाणा में द फर्स्ट कॉलोनियल, वन ऑफ द फर्स्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स इज जहाज कोठी, विच इज अ नॉन ब्रिटिश स्ट्रक्चर, विच इज इंटरेस्टिंग. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अंबाला में एक सेमेटरी है जो हमारे प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है. यू नो दैट सेमेटरी डज नॉट हैव ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स. इट हैज साउथ अफ्रीकन बोअर सोल्जर्स. द साउथ अफ्रीकन एंग्लो बोअर वॉर जब हुआ था, उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर अलग अलग ब्रिटिश डोमिनियंस में बांट दिए. उसमें से कुछ प्रिजनर्स अंबाला में थे जिनके मृत्यु के बाद उनको वहां दफनाया गया. सो हरियाणा में ये ऐसी छोटी छोटी टिडबिट्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो अगर जो ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत कुछ मिलता है. फिर जहाज कोठी में दूसरा रहने वाला था जेम्स स्किनर. हम सब ने स्किनर्स हॉर्स के बारे में तो पढ़ा ही है. yes. हम विलियम डालरिम्पल ने तो वाइट मुगल्स में उनको काफी अच्छी तरह वर्णन किया है. उनकी और बेगम स्किनर की समाधियां, उनके टोम्स हमें हांसी में मिलते हैं हमारे दरगाह चार कुतुब के पास. सो बहुत कुछ है हिसार हरियाणा में. सॉरी, नॉट जस्ट हिसार. सोनीपत में खिजर का मकबरा है. यस, ख्वाजा खिजर का मकबरा, वेरी वेल नोन मकबरा. वो भी है. और मुरथल में भी कुछ पुराने मुगल सराय बहुत मिलते हैं. यस, सो वी हैव सम मुगल सरायज एज वेल. तो colonial period तक till 1857 हरियाणा was again like a hotbed. क्योंकि 1857 आप उसको अपराइजिंग बोलो, आप रिवोल्ट बोलो, आप उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलो, वो सबके अपने दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है. बट लेट जस्ट कॉल इट 1857, जब राव तुलाराम की बहुत ज्यादा चर्चा हुई. एंड a lot of people from हरियाणा played a major role in that वॉर, अंग्रेजों के खिलाफ. और आपको पता है जो महेंद्रगढ़ फोर्ट है वो सेनापति तात्या तोपे, जो मराठा एग्जाइल्ड इन बिठूर, उन्होंने 1857 रिवोल्ट के टाइम इसको रोबस्ट उसको रीबिल्ड करवाया था. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इतना भी फ्रैगमेंटेड नहीं था. बिठूर और झांसी की रानी के साथ जहाँ तात्या तोपे लड़ रहे थे तो उनका यहाँ भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था. यस, क्योंकि द थिंग इज कि द 1857 अपराइजिंग, लोग ग्वालियर, यही लोग ग्वालियर में भी इन्होंने पनाह ली. इन्हीं लोगों ने अलग अलग. तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस था. यस, इट वाज नॉट जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी. बेशक हम बोलें, बट कहीं ना कहीं कुछ था. सी, सम पीपल कॉल इट सिपाही म्यूटिनी, सम पीपल कॉल इट अ रिवोल्ट बाय डिफरेंट क्लासेस. Some people also call it a last ditch effort of feudalism against मतलब I think there are some really good books by people like Shahid Amin and अमर फारूकी, जो मेरे प्रोफेसर्स हुआ करते थे DU में. और हर एक का अपना दृष्टिकोण है. लाइक आई सेड, रीड द हिस्टोरियन बिफोर यू रीड हिस्ट्री. तो बेसिकली yeah, I mean, now if we talk about present day Haryana, we see a lot of legacies living on. From 1857 we now come to modern day Haryana. So as an archaeologist, we deal with anything which is more than 100 years ago, and it's in the form of material remains. Yes. And a major chunk of the freedom struggle or the national independence struggle comes in the form of literature and other very well documented. Yeah, well documented. So it's a topic that historians will do a lot more justice to. So I would let them take it up when Shashank finds someone nice. But yeah, continue, Shashank. We already have all of that in museums in form of letters and all that. So
I think we should mention modern day Haryana from 1966 to now 2025. I think we have been successful in, being a relatively developed state when it comes to the rest of India, a secular society, a society that's proud of itself, a society that's giving back to the country, with the people of Haryana, getting laurels in Bollywood or in army, in sports. I think a lot can be done in the field of research and scientific education and also archaeology. But I think with people like you, we'll learn that too. From agrarian society to now corporate hubs like Gurgaon, to modern day cities like Karnal and Panchkula, and to developing tourist hub by God's grace and by your efforts and Department of Archaeology's efforts, Narnaul, Bhima Devi's temple in Panchkula, and small circuits like Pinjore, Morni, Hisar, Mahendragarh. How do you see we can, Haryanvis as a whole, can connect their dots from their past to a better future? First of all, thank you for all the good words and the support that you gave recently. Always. It always feels good if people from Haryana are appreciating what we do, because like I said earlier, at the grassroots level, it is very important for us to, penetrate those mindsets which are not exactly portraying the stereotype that people think of Haryana outside Haryana, but they are tough to deal with, to put it plainly, because a biggest problem that we face is a lot of our sites are within the agrarian lands, and agriculture. So the tractor culture, the milk culture, the agriculture culture of Haryana is something which was something very new to me. Being from Delhi, I mean, I had no clue the importance a tractor plays in the life of a Haryanvi. Nor did I have the knowledge of milk, right? Because I usually don't drink milk at night, and I have friends who will not sleep until they have milk at night. So these small things, and countryside mentality versus city side mentalities, there are always difference between how people think, how people just live their life naturally, generally in that setup. But what I would urge the people of Haryana to do is not believe in polarized historical or cultural fragmented information that is given out there. There's something that I have been working on as an archaeologist post my PhD, is the topic of cultural intelligence. Cultural intelligence is something that is very important for people to develop if you want to survive in a larger cosmopolitan multicultural If you want setup. to be sustainable, basically. So the whole question is, how can we thrive by adapting to different cultures around us, at the same time maintaining our individual and distinct culture, which is portrayed through various means: our language, our dressing style, our cuisine, our practices. Like the best example is, the moment we see a Japanese around us, we all bow down no matter what. So I mean, that is something which has been ingrained in the global population's head, that you bow down, and the Japanese have this certain attitude towards hospitality, towards conversations. So right now in Haryana, I learned how to be around people कि जैसे hospitality जो है, you cannot escape it. If you do, they actually feel bad. So these small things, and connecting the archaeological knowledge which I am gathering through my research in Haryana, and actually seeing it
with my own eyes in the countryside among the people of Haryana. It's amazing, you know, that there is a continuation happening, and people have to realize that change is inevitable, but change can be also brought by acclimatizing and acculturating with new practices and currents that are happening. So I think with that, we'll end this episode of ours. And I'll just like to say a few couplets by a Haryanvi folk singer, which goes like, which aptly describes this milk culture of Haryana, which is Sada Bhavani Tahit Pyara Gauri Poot Ganesh, पांच देव रक्षा करें प्यारा ब्रह्मा विष्णु महेश, हर देशा में यो देश मेरा से हरया भरया हरियाणा, हर सीधे साधे लोगड़े के दूध दही का खाना, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम. Thank you, Shashank. And to all the viewers, before we get off, ये अपनी publicity खुद तो नहीं करेगा. So I think he's doing a good job. He has a long way to go, but he can only cover that journey if he gets support from us. And he and his team, they work very hard to personally visit all the places where their speakers or their collaborators are and working with them. So I mean, for them to be able to sustain themselves, it will be good if, you know, we all just click on the subscribe button and just like what they do. And I'm sure Shashank will continue doing amazing work with his team and interviewing better people than me and more credible people than me. I'm compared to the type of people that he has interviewed, I'm still a youngling, but yes, he's like a younger brother, and I think I really appreciated him approaching me for this. So thank you so much, Kush. And I would like to take this opportunity to just promote your new book, your new comic book, Our Haryana Medieval Period and Beyond, published by the Department of Archaeology and Museums, Haryana. You want to talk about this book? So Our Haryana is this is the last comic or the last book in our series of Our Haryana. The previous three are Our Haryana Prehistoric Period, Our Haryana Early Historic Period, and Our Haryana Proto-Historic Period. And those are actually children's illustrated book, but this is a comic which is actually done by a very talented illustrator, and she has worked very hard on this. Her name is Umayma Khalid, and it is edited by Dr. Banani Bhattacharya, and I was the one who wrote it in the beginning. And I would like to say that these kind of works are not easy to create. It takes a lot of effort, and it is only because the people of Haryana and people of India have given us all the support and backing by purchasing these books that, you know, we have been able to achieve what we have. And I would actually like to end by giving all the credit to my principal secretary Kala Ramachandran ma'am, my director Amit Khatri sir, and the deputy director Dr. Banani Bhattacharya. Without their support, guidance, and opportunity, people like me just need a good platform, and I'm actually nothing if these people wouldn't be supporting me. So this is also how you learn to be humble. So this is something I always try to learn from Kush, but also I'm a Haryanvi, so I struggle. But yeah, it's available on Amazon. It should, by the time this video comes out, it should be, because I think will it take around week to 10 days. Yeah, it should be on Amazon. If not, don't kill me, it will be on Amazon, right? अगर ये नहीं हुई तो हम एपिसोड को सरका देंगे, कोई बात नहीं है. But yeah, so
my humble request to all the Haryanvis, whenever this book comes, please do go to Amazon, support your own people, support your own history. This is how, in social media पे लड़ने से कुछ नहीं होगा. This is how we learn and we promote our heritage and we promote our historians, our archaeologists, our illustrators. Thank you. Jai Hind. Jai Ram Ji ki.